बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ये बेटे लेक्चर जो हैं रॉकेट प्रपल्यूशन और आपकी जो एक्सरसाइज है जिसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इंक्लूडेड हैं। ये आपके 2 लेक्चर फ़िज़िकली जिस तरीके से क्लास में होते हैं वैसे ही यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन लेक्चर को बेटे ध्यान से सुनें और इनमें की पॉइंट्स जो हैं वो ढूंढें और अपनी नोटबुक पे उसे लिखें। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी लाइन आपको इसमें समझ नहीं आती तो आपने मंडे वाले दिन जो है वो पहले उसको कवर करना है, और उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो जैसे कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है कि हमारा जो मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का लास्ट है, छोटा सा टॉपिक है, 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह हम इसे कवर कर लेंगे। रॉकेट प्रपल्यूशन। इसमें सबसे पहले कि रॉकेट क्या है, ये आपने बेटे 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, तो इसे अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह आपको। तो ध्यान से बेटे एक एक जो चीज़ है वो आपने नोट करनी है। रॉकेट क्या है बेटे? रॉकेट एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है जिसे स्पेस में सैटेलाइट की रिकवरी के लिए पैसेंजर्स को भेजा जाता है। सैटेलाइट्स के लिए कोई भी गुड्स वगैरह कोई भी चीज़ें अगर आपने वहाँ पे पहुँचानी है उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। स्पेस में रिसर्च के लिए इसे यूज़ किया जाता है। किसी भी प्लैनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाता है। तो रॉकेट जो है बेसिकली ये सेल्फ प्रोपेल्ड डिवाइस है जो फ्यूल के बर्न होने से गैसेस को इजेक्ट करके अप थ्रस्ट की वजह से वर्टिकल अपवर्ड मूव करती है। तो रॉकेट का मेन प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि इस डिवाइस का आपको आइडिया हो गया किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है, चूँकि ये एक एप्लीकेशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। एज रॉकेट जो है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है, तो वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है। जस्ट इस पे ग्रेविटी एक्ट करती है। जो एयर रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। तो इसी वजह से इसकी जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसी वजह से हम इसके ऊपर जो लॉ अप्लाई करेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। वैसे तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मूव करता है। जैसे कि इस स्लाइड के अंदर आपको एक बलून नज़र आ रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है जब इसको हमने बांधा हुआ है, यहाँ से हमने नॉब किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम इस गैसेस को जो इसके अंदर मौजूद हैं उसको रिलीज़ करेंगे तो आप नोट करें कि इस गैसेस का जो एक्शन है वो इस बलून के ऊपर लगेगा, और वो गैसेस जो इससे रिलीज़ होकर बाहर की तरफ मूव करेंगी वो जो है वो रिएक्शन कहलाएगा। तो ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये रॉकेट की नोज़ल है, और ये रॉकेट का ये वाला जो हिस्सा है ये थ्रॉट कहलाता है। ये कंबस्टन हिस्सा होता है। यहाँ से जो फ्यूल होता है वो बर्न के होता है, और बर्न होने के बाद यहाँ से गैस जो होती हैं वो एक्सपेल्ड होती हैं। तो जैसे ही ये गैसेस एक्सपेल्ड होती हैं, ये गैसेस एक्शन भी परफॉर्म करती हैं, और इस एक्शन का रिएक्शन जो होता है वो रॉकेट को मिलता है। या अगर हम ये कहें कि फ्यूल जो बर्न हो रहा है वो एक्शन कर रहा है, तो गैसेस जो होती हैं वो उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये रॉकेट जो है वो फिर आगे की तरफ मूव करेगा, और गैसेस जो है वो बर्न होंगी, वो पीछे की तरफ जो है वो मूव करेंगी, ठीक है। अब रॉकेट के मेन पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली तो इसके 4 से 5 पार्ट्स हैं, लेकिन मेन जो रॉकेट होता है वो 3 हिस्सों पे कंसिस्टेड है। फ्यूल टैंक जिसमें फ्यूल स्टोर होता है, उसके बाद कंबस्टन चैम्बर जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, और नोज़ल जहाँ से गैसेस वो एक्सपेल्ड करता है। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये जो रेड कलर का हिस्सा है ये इंटरनल व्यू है रॉकेट का। ये आपको नज़र आ रहा होगा फ्यूल टैंक। इसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है वो 2 तरह का होता है। एक लिक्विड फॉर्म में यूज़ होता है और एक सॉलिड फॉर्म में यूज़ होता है। अगर कोई रॉकेट लिक्विड फ्यूल पे मूव कर रहा है तो उसके अंदर 2 टैंक होंगे। एक हाइड्रोजन टैंक जो लिक्विड फॉर्म में होगा, और दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज़र टैंक जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगी। तो फ्यूल टैंक और ऑक्सीजन जो है ये दोनों लैदर सिलेंडर में होते हैं, और पंप के ज़रिए इन्हें ये थ्रॉट ये आपको नज़र आ रहा होगा, और इससे पहले ये कंबस्टन है, ठीक है।
कंबस्शन मीन मैंने आपको पहले बताया है कि जहाँ पे फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है। तो यहाँ से फ्यूल बर्न होगा और ये नोज़ल है जहाँ से गैसेस को एक्सपेल करेगा और उस एक्सपेल गैसेस की वजह से एक मोमेंटम जनरेट होगा। वो मोमेंटम एक फ़ोर्स लगाएगा, अप थ्रस्ट फोर्स, जो रॉकेट को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डायग्राम से फ्यूल और इसके मेन पार्ट्स और इसकी मेन वर्किंग भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बेटे फ्यूल की बात करते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, मैंने कहा कि फ्यूल दो तरह के होते हैं। तो ये पहले जो डेड लाइन लिखी इसके अंदर जस्ट ये लिखा हुआ है कि रॉकेट फ्यूल जो है वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये मैंने आपको बताया कि अगर ये लिक्विड की फॉर्म में होता है तो इसमें दो सिलेंडर होंगे, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। और फिर वही प्रोसेस जो पीछे वाली स्लाइड में आपको दिखाया है कि पंप के ज़रिए जो होता है वो कंबस्शन के पास आता है, कंबस्शन से वो बर्न होता है, बर्न होने के बाद बेटे वो गैसेस की फॉर्म में इजेक्ट होता है। दूसरा बेटे यहाँ पे आपको एक ये भी डायग्राम नज़र आ रही होगी और इसमें ये ब्लैक हिस्सा नज़र आ रहा होगा। ये जो ब्लैक हिस्सा है ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में फ्यूल है। मतलब कि फ्यूल को एक ऐसे समझ लें जैसे कि एक ब्लैक रबड़ की फॉर्म में इसे सिलेंडर के अंदर रखा गया। तो यहाँ से आग जो है मतलब लगाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होता है और वो इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ से गैसेस बर्न हो रही हैं वैसे ही वो सिलेंडर के नीचे से गैसेस बर्न होंगी जो एक मोमेंटम जनरेट करेंगी और वो मोमेंटम जो होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स लगाकर रॉकेट को वर्टिकली मूव करेगा। यहाँ से बेटे आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं फ्यूल के अंदर जो है। टिपिकली एक रॉकेट, आम तौर पे जो रॉकेट होता है जो तकरीबन आम यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्पेस में भेजने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है, वो तकरीबन 10,000 किलोग्राम फ्यूल यूज़ करता है पर सेकंड के हिसाब से। तो ये एक आपका एमसीक्यूज़ है, इसे नोट कर लीजिएगा। और जिस उस फ्यूल के बर्न होने की वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती हैं, उनकी जो स्पीड है वो तकरीबन 4000 मीटर पर सेकंड है। ये दोनों एमसीक्यूज़ हैं, कितना फ्यूल पर सेकंड यूज़ करता है टिपिकल रॉकेट। उसके अलावा बेटा तकरीबन 80% जो रॉकेट का मास होता है वो फ्यूल पर कंसिस्टेड होता है। मतलब 20% हिस्से में कोई भी पैसेंजर मूव कर रहा होगा या कोई भी चीज़ हम जो है वो स्पेस में भेज रहे होंगे, लेकिन 80% जो उसका हिस्सा होगा वो फ्यूल पे कंसिस्टेड होगा। और यही रॉकेट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, फ्यूल प्रॉब्लम, जो कि आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और उसको ओवरकम करने के लिए भी हम एक मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटे वर्किंग मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताई हुई है कि रॉकेट जो होता है वो वर्टिकली मूव करता है इजेक्टिंग गैसेस को जो कि डाउनवर्ड मूव करती हैं। और रॉकेट जो होता है इन्हीं गैसेस की वजह से मोमेंटम गेन करता है। मोमेंटम जो होता है वो इक्वल मोमेंटम होता है उन एक्सपेल्ड गैसेस का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसकी इक्वल होता है? फोर्स की इक्वल। तो वो जो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड रॉकेट को लग रही है वो रॉकेट को अप थ्रस्ट के तौर पे देगी। अप थ्रस्ट का मतलब होता है जैसे आप एक लिक्विड में मौजूद हैं, पानी के अंदर मौजूद हैं और अपने सर से अपने दोनों हाथों से पानी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, दैट इज़ अप थ्रस्ट। मतलब ये जो आपको रॉकेट नज़र आ रहा है इसमें गैसेस नीचे की तरफ बर्न हो रही हैं, तो इसको जो फोर्स मिल रही है वो इसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा रही, दैट इज़ अप थ्रस्ट। तो ये इसकी बेटे वर्किंग है। शॉर्टली आपकी बुक में भी ये लिखी हुई है, आप उसको रीड कर लीजिएगा। अभी अभी हमने बात की थी कि प्रॉब्लम ऑफ मैस ऑफ फ्यूल, मतलब कि 80% जो मैस होता है रॉकेट का वो तकरीबन फ्यूल पे कंसिस्टेड होता है। तो वो फ्यूल को, इतना ज़्यादा फ्यूल को रॉकेट में कैसे लेके जा सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए, ओवरकम से मुराद ये है कि ये जो डिफ़िकल्टी हमें फ़ेस करनी पड़ेगी इतना ज़्यादा मैस को कैरी करने के लिए, ये मेन रॉकेट है जो आपको रेड कलर का यहाँ पे ब्राउन कलर का नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा ये 1, 2, ये 3, ये इसके पार्ट्स हैं, इन्हें भी रॉकेट ही बोला जाता है। इनके अंदर भी फ्यूल जो होता है वो फिल कर लिया जाता है सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। अब ये डिपेंड करता है कि रॉकेट जो है वो लिक्विड फ्यूल यूज़ कर रहा है या वो सॉलिड फ्यूल यूज़ कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये स्पेस में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो जैसे जैसे स्पेस में जाते हैं, जब एक रॉकेट जो होता है अपना फ्यूल मुकम्मल तौर पे बर्न कर लेता है तो ये इस मेन रॉकेट से डिस्कार्डेड हो जाता है, मीन सेपरेट हो जाता है, और ये रॉकेट भी सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 जितने भी रॉकेट इस मेन रॉकेट के साथ लगे हुए हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इसके अलावा एक एक ये एक इस तरीके से एडजस्टमेंट होती है, एक दूसरे तरीके से एडजस्टमेंट होती है। वो ये होती है कि ये जो मेन रॉकेट है इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है
एक ये, उसके अलावा नीचे जितने भी ये आपको बॉक्सेस वगैरह नज़र आ रहे होंगे इस रॉकेट के अंदर, वो तमाम के तमाम फ्यूल के साथ फिल्ड होते हैं। और जैसे जैसे एक हिस्सा जो होता है वो बर्न हो जाता है, मुकम्मल तौर पे अपना काम डन कर लेता है, तो वो डिस्कार्ड हो जाता है, मीन लैदा हो जाता है। तो लास्ट पे वो एक मशीनरी छोटी सी बच जाती है, जिसे आम तौर पे आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि वो स्पेशली रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी थी, मरीख पे एक रॉकेट को लॉन्च किया गया। मरीख की जो है वो सरफेस को चेक करने के लिए, इसके अलावा वहाँ पे इन्वायरमेंट चेक करने के लिए और वाटर ढूँढने के लिए, सर्च करने के लिए उसे वहाँ पे यूज़ किया गया था। तो वो उसमें रॉकेट जो होता है वो सारे एक अपने पार्ट्स होते हैं, वो अलग-अलग करते-करते यहाँ पे बिल्कुल एक छोटी-सी मशीन से निकलती जो लॉन्च की जाती, जो बिल्कुल उस मरीख़ के ऊपर जाकर, मार्स के ऊपर जाकर जो है वो हिट करती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल को कैसे कम किया गया है कि इतना ज़्यादा फ्यूल कैसे कैरी किया गया है, मोर देन 1 रॉकेट लिंक कर दिए गए हैं, इसके साथ लिंक कर जोड़ दिए गए हैं, ताकि फ्यूल जो है उसे कैरी किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट बेटे एक्सेलरेशन, मतलब कि कितनी स्पीड के साथ या कितनी एक्सेलरेशन के साथ जो है वो रॉकेट वर्टिकली मूव करता है। इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर मिसाल के तौर पे हम ये मान लें कि जो m है ये मास ऑफ द गैसेज है जो इजेक्ट हो रही थी पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। जैसे जिस तरह उनकी स्पीड भी पता चली, वो कितना फ्यूल यूज़ करता है वो भी आपको पता चला। वेलोसिटी रिलेटिव टू द रॉकेट के लिहाज से, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम गैसेस में आएगा उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, वो mv है। और दिस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, वो फिर रॉकेट को क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। अब वो जो फोर्स है वो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग किसकी इक्वल होती है, ma की इक्वल। इसका मतलब ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है ये न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स के इक्वल है, और फोर्स किसकी इक्वल है, ma की इक्वल। अब ये जो m यहाँ पे लिखा हुआ है ये मास ऑफ द रॉकेट है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ये mv जो है ये चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये गैसेस का है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होगा, इस कैपिटल M को आप डिवाइड कर दें, तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आ जाएगा, मोमेंटम ओवर कैपिटल M। अब ये रिलेशन आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जैसे जैसे एक रॉकेट अपना काम डन करने के बाद डिस्कार्ड होता है तो उसका मास कम हो जाता है, उस रॉकेट का, मेन रॉकेट का, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं पीछे वाली स्लाइड में जाता हूँ, ये देखिए 1 2 3, अगर ये तीनों के तीनों रॉकेट इस मेन वाले रॉकेट को डिस्कार्ड कर दें, लैदा हो जाएं, तो फिर आप नोट करें ये वाला जो मास है ये बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। रॉकेट का मास क्या हो जाएगा, कम। अगर ये कम होता है तो इस मास का इस एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन बन गया। इसका मतलब ये कम हुआ तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बेटे आपको कवर हो गई। इससे आपका रॉकेट वाला जो टॉपिक है वो मुकम्मल हुआ है। इसमें असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको 3-4 सवाल देता हूँ, वो आप लोगों ने नोट भी कर लेने हैं बेटे, और वो आपने मंडे वाले दिन अपने रजिस्टर पे नोट करके आने हैं ताकि आपके चेक किए जाए। देखिए पहला सवाल है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल रॉकेट मूव, सबसे पहली स्लाइड के अंदर ये लिखा हुआ है। आप बैक जाएँ, थोड़ी सी वीडियो को बैक करें, आपको वहाँ पे प्रिंसिपल मिल जाएगा। व्हाट वाज द ट्रेजेक्टरी मेड ऑफ रॉकेट। अब देखिए इसके ऊपर जस्ट ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, तो आपने ये वाली एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ी है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट एक पैराबोलिक शेप बनाता है, ठीक है। वो एक बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड मूव नहीं करता, थोड़ी सी उसके जो पाथ होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ग्रेविटी उसको बेंड कर देती है। तो अगर आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रेजेक्टरी मेड ऑफ रॉकेट, रॉकेट कौन सी ट्रेजेक्टरी बनाता है, मीन पाथ कौन सा उसका होता है, तो पैराबोलिक होता है, ठीक है। हाउ टू ओवरकम फ्यूल प्रॉब्लम इन रॉकेट, ये भी आपको पहले डिस्कस कर लिया है, उसको आपने देखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। हाउ एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, किस तरीके से एक्सेलरेशन बढ़ता है और वो स्पीड अप होता है। राइट द मेन पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, रॉकेट के मेन पार्ट्स बेटे जो हैं वो क्लियर कर लें, ठीक है। ये आपका टॉपिक बेटे मुकम्मल तौर पे जो जो मेन चीज़ें थी इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाली वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बेटे जाने लगे हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे न्यूमेरिकल को देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन रिव्यू, सवाल है कि स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है। इसमें देखिए बेटे ये आपने दो वेक्टर लेने हैं और उनकी प्लेन बनानी है। जिस तरीके से ये देखें, एक ए वेक्टर है और दूसरा कौन सा है, बी वेक्टर है। ये एक प्लेन बन गई है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी एक्स प्लेन, और ये आपको एक्स और वाई प्लेन नज़र आ रही है, ठीक है। ये दो वेक्टर हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिए कि उसकी एक प्लेन बना ली, और ए से बी की तरफ स्मॉलर एंगल आपने लिखना है और वो थीटा है।
ठीक है, वो आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, अब आपने ए से बी की तरफ, ए के ऊपर अपना राइट हैंड रखें और बी की तरफ कर्ल करें फिंगर्स को। तो ए से बी की तरफ जब कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब है वो इस ए से बी की तरफ इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और वो वर्टिकली अपवर्ड शो होगी। अगर हम यहाँ से बी से ए की तरफ आते हैं तो बी से ए की तरफ आते वक्त जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका राइट हैंड रूल विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर प्रोडक्ट, और ये आपने डिटेल में वहाँ पे भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स का बेटे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों को काफ़ी दफ़ा समझा चुके हैं, टीचर भी समझाए होंगे बेटे। अब क्या है इम्पल्स? फोर्स और टाइम का मल्टीपल। किसी भी जगह पर फोर्स लग रही हो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस टी। और इम्पल्स बेटे एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब रिलेशन बताना है कि इसका न्यूटन सेकंड लॉ के साथ क्या रिलेशन है, तो गौर करें बेटे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये देखें, ठीक है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इस m को अंदर मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, और एम वी एफ माइनस एम वी एफ जो टी इधर डिवाइड हो रहा था उसको उधर मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि एफ क्रॉस टी क्या बन जाएगा? इम्पल्स। और वो इम्पल्स बेटे हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू लिख देंगे। और ये देखिए, ये फाइनल मोमेंटम आ गया और ये क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स किसके इक्वल आ गया? चेंज मोमेंटम। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर इम्पल्स लग रहा हो तो बेटे नोट कर ले कि वो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंज इन मोमेंटम, ये याद रखिएगा। और दिस इज़ द रिलेशन ऑफ इम्पल्स विद चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बेटे। ये एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। बहुत आसान क्वेश्चन बेटे। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहे, और ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है ड्यू टू हीट, साउंड, ठीक है, इंटरनल वाइब्रेशंस, इसके अलावा डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ये 4 रीज़न आपने बेटे यहाँ बतानी जो एनर्जी लॉस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटे मैंने बताया है कि एक हार्ड बॉल को जब आप मार्बल फ्लोर पे फ्लो करते हैं, हिट करते हैं, तो जब वो बाउंस बैक होके सेम हाइट पे आती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तकरीबन आलमोस्ट वो मेन हाइट पे आ जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी नॉट चेंज। और वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, ठीक है, मोमेंटम भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम कंजर्व रहें वो इलास्टिक, और जिसमें एक चीज़ मोमेंटम कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, वो इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, हाउ शो दैट रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, आल्सो स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये भी बताना है कि सेकेंड लॉ जो है वो मोमेंटम की टर्म में क्या होगा। तो इसके लिए बेटे पहले लाइन आपने लिखनी है कि जब एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ पीछे भी अभी भी ये सवाल करके आए हैं, एफ किसकी इक्वल है? एम ए की इक्वल, और वो सारा का सारा आपने पुट कर देना है। बस इसके अंदर आपने जो टाइम है इसको आपने मल्टीपल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा ना चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेल्टा पी ओवर टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसकी इक्वल? अप्लाइड फोर्स की इक्वल आ गया। अब इसी को आपने क्या करना है? स्टेट कर देना है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अबव रिलेशन नाउ वी कैन से दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम एंड दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको ज़रा ध्यान से सुने। ये लिखा है कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड्स। ये भी बताना है कि वो उसकी कंडीशंस क्या है। तो नोट करें बेटे, मोमेंटम की डेफिनेशन सीधी सीधी होती है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट रहना चाहिए। टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन की स्टेटमेंट। कंडीशन क्या है? इसी के अंदर ही कंडीशन है, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45। बताना है कि 45 पे रेंज क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। रेंज का फार्मूला क्या है? वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। और मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? जी तो आपको पता है अप्रोक्सीमेटली सरफेस के ऊपर क्या होती है? कांस्टेंट होता है तकरीबन। वी आई स्केयर पे डिपेंड करता है, अगर ए रेजिस्टेंस नहीं है तो वी आई भी चेंज नहीं होगी। अब साइन 2 थीटा मीन एंगल पे डिपेंड करता है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब वो 1 होगा। अब यहाँ पे साइन इन्वर्स ले लें, 2 थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा? साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स 1 क्या होता है? 90।
और 2 थीटा को 2 पे डिवाइड कर दें, थीटा इज इक्वल टू 45, तो क्लियर हो गया कि 45 पे क्या होती है, रेंज मैक्सिमम होती है। यहाँ पे बेटे अब आगे जो है वो आपने एक सवाल है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो उसका आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। और टाइम ऑफ फ्लाइट में तो आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, 0। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें, फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस ए वाई टी, 0 हो जाएगा, वी आई वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, वी आई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, माइनस क्या आ जाएगा, जी टी, ठीक है। और जी टी जो है उसको आप उठा के इधर ले आए, वी आई साइन थीटा और जी को डिवाइड कर दे तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई साइन ऑफ थीटा। तो ये बेटा सवाल भी आपका कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 800 मीटर। ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम रेंज क्या है, आर एम मैक्सिमम 800। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट कैलकुलेट करनी है अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर वो थीटा 60 डिग्री बनाए तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब हाइट का फार्मूला देखिए, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि ऊपर जाने से पहले ये देखिए, एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें वी आई चाहिए, हमें थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, जी की वैल्यू चाहिए, जी की वैल्यू को तो पता है। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें सिर्फ और सिर्फ वी आई चाहिए, थीटा भी ऊपर 60 डिग्री गिवन है। तो वी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज का मैक्सिमम वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ये यूज़ करेंगे तो यहाँ से वी आई स्केयर किसकी इक्वल, जी मल्टीपल हो जाएगा और ये वैल्यू लिख दी। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, और अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो फाइंड नहीं ना करना, फाइंड तो करना है हाइट, तो इसको आप उठाएं और उठा के सारे को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दें। सारी वैल्यू लिखी, यहाँ पे स्केयर लिया, 3 आ जाएगा, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 3 को इससे मल्टीपल कर दें। अगर नहीं करना तो 8 को 8 से कैंसिल करें, 100 आ जाएगा, 100 को 3 से मल्टीपल करें, 300 आ जाएगा। आसान सी कैलकुलेशन है, ये कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन बेटे ये आपके रिव्यू वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। दरख्त पे बैठा हुआ एक परिंदा है, उसको एक शिकारी जो है वो शिकार करता है, वो जब निशाना बांधता है तो वो टारगेट को मिस कर देता है। उसकी वजह क्या है, डेफिनेटली अगर एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं कर रही, पहली बात तो ये है कि एयर रेजिस्टेंस भी होती है, रियल लाइफ के अंदर है ये। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बात है, जो मेन बात है वो है इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी बेटे आपको पता है कि कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन हो, जैसे कि फुटबॉल को किक करे, एक प्लेयर जो है वो एक बॉल को फेंके, उस पर ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, वो आपको पता है, वो एक बेंड सा बन जाता है, पैराबोलिक शेप बन जाती है। तो जब एक शिकारी जो है या एक हंटर जो है सॉरी, वो टारगेट हिट करेगा तो डेफिनेटली उसको ये ख्याल रखना होगा कि ग्रेविटी कुछ ना कुछ मेरी इस बुलेट को इफ़ेक्ट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से हो सकता है टारगेट मिस हो जाए। तो ग्रेविटी मेन इज़ द मेन पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड के अंदर बेटे, ये आपको आई थिंक के बड़ा ब्रीक से नज़र आ रहा है, क्योंकि मजबूरी है, वीडियो जो है वो इतनी लेंथ भी नहीं करनी, पहले ऑलरेडी बन चुकी है और आप लोगों को जो है वो जल्दी जल्दी चीज़ें समझानी भी हैं। तो इसमें देखे बेटे, एक पर्सन है फॉलिंग ऑन अ हीप, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आपने अपनी हेल्पिंग बुक या अपने बुक सामने रख लेनी है। ऑफ अ सैंड, एक सैंड की हीप के ऊपर जो फॉल करता है, डज नॉट हर्ट, इतना ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होता, मोर एज़ कम्पेयर टू द पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर। अगर वो एक कंक्रीट फ्लोर, ईंट के फ्लोर पे वो हिट करे तो इसकी रीज़न क्या है। अब आपको फार्मूला तो नज़र आ रहा होगा, एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। अगर आप यहाँ पे देखें तो फोर्स का टाइम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जब हम सैंडी फ्लोर पे या सैंड वाले जो नरम फ्लोर पे गिरते हैं तो वहाँ पे बेटे टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता है। जब वो बढ़ेगा तो ये इन्वर्स रिलेशन है, फोर्स कम हो जाएगी तो आपको ज़्यादा वो हर्ट नहीं करेगी। और इसका दूसरा क्या केस होगा, वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है कि स्टेट द कंडीशन अंडर विच बर्ड फ्लाई इन एयर। ये जो टॉपिक है ना, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिक जो होता है ना बेटे, वो आपने किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं देना होता आंसर, बल्कि उसको देखना होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहला ये कह रहा है कि विंग्स जो होते हैं, पर जो होते हैं, क्रिएट अपवर्ड फोर्स, वो एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट करते हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेट ऑफ बर्ड और राइज और फ्लोटिंग इन द एयर।
दूसरी जो होती है फ्लैपिंग विंग्स यूटिलाइज द मस्कुलर एनर्जी, जो जब वो ऊपर फड़ाता है तो वो अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूज़ करता है, जो उसको मदद देते हैं बट आगे की तरफ बढ़ने के लिए। फिर बेटे लाइट वेट, जो क्योंकि उनका वेट बहुत छोटा होता है परिंदों का, एंड शेप ऑफ द बॉडी उस तरह की बनी होती है कि एयर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, दैट मेक द फ्लाइट मूव स्मूथ, और वो उसको एक स्मूथ फ्लोट में रखती है। एयर जो प्रेशर होता है ना, जब उसका वेट जब वो पैरों को एक दफ़ा रोक देता है तो वो नीचे हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको वर्टिकली अपवर्ड उधर फ्लाई करवाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 3 पॉइंट हैं, एक में लिखा हुआ है कि V 0 हो बट A इज़ नॉट ज़ीरो, केस बताने हैं। A 0 हो, V इज़ नॉट ज़ीरो, परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तीनों के तीनों केस इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। पहला केस में ये है कि V 0 बट A इज़ नॉट ज़ीरो। तो आपने रियल लाइफ में एक एग्जांपल देखी होगी कि जब हम किसी भी व्हीकल को, गाड़ी पे बैठे हों, मोटरसाइकिल पे बैठे हों, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो होती है ना वो रुक जाती है। लेकिन इस दौरान अगर आप नोट करें ना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है ना वो ज़ीरो नहीं होती एकदम। जब तक बॉडी स्टॉप नहीं कर जाती तब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, लेकिन स्टॉपिंग हालत में वेलोसिटी ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट केस देखें, व्हेन व्हीकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, वेलोसिटी तो उसकी कुछ ना कुछ होगी ना, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, जितनी भी हो, लेकिन है वो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब वो चेंज नहीं हो रही। जब चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो। बात क्लियर होगी बेटे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द व्हीकल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अंदर जब मूव करती है ना तो बेटे नोट करिएगा, एवरी टाइम वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल मूव करती है। ये देखो, एवरी टाइम जिस जगह पे भी आप नोट करोगे वहाँ पे ये टेंजेंट लाइन बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस दौरान चूंकि ये सर्कल में मूव कर रही है तो एवरी टाइम जो एक्सेलरेशन होता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो टू वर्ड द किधर है? सेंटर की तरफ। अब एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, वेलोसिटी जो है वर्टिकली टेंजेंट बना रही है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान नयो एट द टाइम क्या एंगल होगा? 90। इसका मतलब है ये दोनों इस वक्त क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ये बेटे हमने क्लास में डिस्कस किया है लेकिन फिर भी अगेन करते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो बाकी सेक्शंस के हैं उन्होंने शायद ये डिस्कस ना किया हो। तो आर का फार्मूला बेटे सबसे पहले अपने माइंड में रखें, वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब यहाँ पर एंगल पे भी रेंज डिपेंड करती है, जी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन चूंकि ये इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस है, हवा का इफेक्ट है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ हम जब मूव करते हैं ना एयर के अंदर, तो आपको पता फास्टर मूव करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा इफेक्ट करेगी, स्लो मूव करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस कम इफेक्ट करती है। तो इसका वेलोसिटी के साथ एक बड़ा इफेक्ट है, मतलब वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। तो आर का वेलोसिटी के साथ क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी डिस्टर्ब हो रही है एयर रेजिस्टेंस के साथ वैसे वैसे रेंज भी डिस्टर्ब हो रही है, और सेम टू सेम हाइट के साथ भी यही केस होता है। तो इस यहाँ इतनी बात ही आपको याद रखनी है कि वेलोसिटी वेरी करेगी, कम ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस उसकी वेलोसिटी को कम ज़्यादा करेगी, और जिस तरीके से वेलोसिटी कम ज़्यादा होगी वैसे ही रेंज और हाइट चेंज होंगी। क्लियर है बेटे? ये बहुत आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यूमेरिकल काफ़ी हद तक मैं डेटा निकालूंगा और उसके बाद जो फार्मूला तक है वो मैं आपको करके दूंगा, उसके बाद आपने बेटे कैलकुलेशन जो है ना वो खुद करनी है, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देखिए, लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट। पहले क्रॉस की बात की है, बाद में स्केलर की बात की है। तो मैग्नीट्यूड ये देखें, ये सिंपल, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, ठीक है। ये दो चीज़ें, पहले क्रॉस की और बाद में स्केलर की। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? ए बी साइन थीटा लिखते हैं मैग्नीट्यूड में, या ए क्रॉस बी के साथ आप क्या लगा दें? मीन लगा दें, मॉड। तो पहले चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट की थी, देखें उसकी लिख दी, बाद में डॉट प्रोडक्ट, ये ए डॉट बी नहीं, इसके साथ भी आपने मॉड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? मॉड। और या आप ए बी कॉस थीटा लिख देंगे जो कि किसकी इक्वल है? 4 के इक्वल। और फाइंड क्या करना है? एंगल। अब एंगल फाइंड करने के लिए रिलेशन यूज़ करें टेन थीटा वाला। टेन थीटा कैसे बनेगा? फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन डिवाइड करो, जो कैंसिलेशन होती है उसको कैंसिल करो, टेन थीटा बना और आगे सॉल्व कर लो उसको। ये कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है बेटे, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटे, अब ये थोड़ा सा चूँकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको स्टेटमेंट समझा सकूँ प्रॉपरली। यहाँ पे देखिए बेटे, लिखा है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो सेंडिंग वर्टिकली
एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नज़र आ रहा होगा। अगर ना नज़र आ रहा हो बेटे तो मेरी जो आवाज़ है उससे आप अपनी बुक जो है वो सामने रख लें और हेलीकॉप्टर वाला न्यूमेरिकल निकाल लें। ये 2.2 है न्यूमेरिकल, इसको हमने समझना है। व्हेन इट इज़ अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर। अब ये देखें, ये जब जाओ ऊपर की तरफ रहा है 156.8 मीटर की हाइट पे पहुंचता है तो वहाँ से एक जो ना एक स्टोन को ड्रॉप करता है। वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है, इसलिए उसका साइन हमने ले लिया पॉजिटिव 19.6, नज़र आ रहा होगा, मीटर पर सेकंड अपवर्ड। जबकि जो बॉडी जो वर्टिकल स्टोन है वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट मूव कर रहे हैं। ये बात ज़रा ध्यान से सुन लें, कोई भी चीज़ इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट मूव करती है तो वो हाइट या उसकी वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके नीचे बेटे रीज़न भी लिखी हुई है। जी की वैल्यू यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे पहुँचने में, तो ये बेटे टाइम कैलकुलेट करना है। ये देखिए, ठीक है, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। चूँकि यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है इसलिए डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन में आता है, वो यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट करें, जिस तरीके से ये सॉल्व होती जा रही है इसको सॉल्व करें और ये एंड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे जाके आपने सॉल्व कर लेना है। एक टाइम की वैल्यू 8 सेकंड आएगी, एक वैल्यू -4 आएगी। अब टाइम -4 तो नहीं होता, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिख देंगे। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे उसने कहा जी अगर a प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल है a माइनस बी के डिटर्मिनेंट के, देन ये प्रूव करें कि ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है कि अगर डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 आ जाए या क्रॉस प्रोडक्ट क्या जो है वो 1 आ जाए, दोनों में से एक चीज़ है। अब चूंकि ये मैग्नीट्यूड है तो ज़ाहिर सी बात है ये स्केलर प्रोडक्ट की तरह ट्रीट होगा। दोनों तरफ बेटे आपने इसको दोनों को बराबर लिखा होना अकॉर्डिंग जैसे कि न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने स्केयर ले लेना दोनों तरफ ताकि मोड ख़त्म हो जाए। और स्केयर को कैसे ओपन करते हैं, a प्लस बी ए डॉट ए प्लस बी, ठीक है, और इधर a माइनस बी, इसको फिर आप मल्टीपल कर लें। ठीक है, मल्टीपल करने के बाद जो इधर 2a डॉट बी बन जाएगा, ये देखो b डॉट ए, क्योंकि ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना इसके अंदर, इसलिए तो ये a डॉट बी डॉट ए ये क्या हो जाएंगे 2 डॉट ए बी, और ये a स्केयर और ये स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, बी स्केयर से कैंसिल हो जाएंगे, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा -2b डॉट ए। अब ये जो है इधर आके क्या आ जाएगा 4a डॉट बी, क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 0 के नीचे तो a डॉट बी क्या आ जाएगा बेटे 0 आ गया। तो 0 आया, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट, क्योंकि एंगल वहाँ पे क्या पुट करना है 90, और कॉज 90 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट आपको ज़रा ध्यान से समझनी होगी। लिखा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, 2 ऑफ विच मास m/4 है, 2 पीसेस का जो मास है वो m/4 है ईच। ठीक है, आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये देखें एक जो है वो इधर को मूव कर रहा है, एक वर्टिकल मूव कर रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद कहता है डायरेक्शन विच वेलोसिटी ऑफ एक की 3 मीटर पर सेकंड से और एक की 4 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले की जो होगी वो 3 और दूसरी की क्या होगी 4 होगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, तीसरे पीस की जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करें कि वो किस स्पीड के साथ वो ट्रैवल करता है। इस तरीके से बेटा आप डेटा लिख लें, मास ऑफ फर्स्ट पीस, मास ऑफ सेकंड पीस ये m/4 आएगा। मास ऑफ थर्ड पीस जो होगा उसको आपने कैसे निकालना है, टोटल मास m है तो टोटल में से ये दोनों जो है वो निकाल दें 2m/4, तो ये आ जाएगा m/2 आ जाएगा। ठीक है, पहले मैस की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की क्या है 4, और तीसरे की हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जैसे कि मैस जो है वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इनके रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेंगे, और वो मैग्नीट्यूड का निकालने का आपको तरीका ही है आता ही है। जैसे एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो a इज़ इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो अब यहाँ पे चूँकि ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा v डैश। ठीक है, और v डैश जो होगी वो आगे फिर हम देखते हैं कि उसको हमने कहाँ पुट करके जो है कैलकुलेट करना है। तो v डैश जो कैलकुलेट की वो आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक वो ये कहता है कि मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन इक्वल होता है मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। तो नेक्स्ट देखिए बेटे, आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा m/4 v डैश। ठीक है, उसके बाद m/2 v3 m1 v1,
और इसके अंदर ये चूँकि सारा जो बिफोर एक्सप्लोजन चूँकि वो अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ था, उसका मोमेंटम ज़ीरो था। बाकी के अंदर बेटे वैल्यू करें पुट और सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बेटे न्यूमेरिकल, यहाँ पे भी आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि क्रिकेट बॉल है 2.5 हिट वर्टिकली अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करनी है, तीन चीज़ें, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, हाउ फार अवे इट हिट द ग्राउंड। मतलब कि तीन चीज़ें, रेंज कैलकुलेट करनी। तीनों के बेटे फार्मूला गिवन है, टाइम ऑफ लाइट का, हाइट का, रेंज का, और थीटा दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और जी की वैल्यू दी हुई है। जस्ट वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटे, 20 ग्राम बॉल हिट द वॉल ऑफ स्क्वैश कोर्ट। जहाँ पे वो स्क्वैश खेली जाती है उसकी वॉल के साथ 20 ग्राम की बॉल हिट करती है, 50 न्यूटन की फोर्स लगती है उसको। टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो होता है बॉल का उस वॉल के साथ हिट करने का वो 0.50 सेकंड है। इम्पल्स फाइंड करना है, बहुत आसान है। ये न्यूमेरिकल है। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। एफ भी गिवन है, टी भी गिवन है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करें, आंसर निकालें। यहाँ पर मैथ जो होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट बेटे न्यूमेरिकल देखिए, अ बॉल इज़ किक्ड बाय अ फुटबॉलर। एक फुटबॉलर है, उसने एक बॉल को किक किया है। एवरेज फोर्स ऑन द बॉल जो लग रही है 240 न्यूटन है। एंड इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल 0.25 सेकंड है। कैलकुलेट क्या करनी है, मोमेंटम चेंज फाइंड करना है, डेल्टा पी। उसके बाद ये बताना है कि ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है। अब बेटे नोट कर ले, यहाँ पे ये जो फोर्स है ना, ये देखो ये लिखी हुई है 240 न्यूटन, ये प्लस की लिखी हुई है। अगर इस जैसा साइन आता है ना, प्लस जैसा, इसका मतलब है कि वो सेम डायरेक्शन है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम, मतलब जैसे इसकी फोर्स है उसी की उसी। और अगर चेंज मोमेंटम का आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो फोर्स के बिल्कुल अपोजिट है। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, अपोजिट। याद है, जेन में रहेगी ये बात। अच्छा नेक्स्ट देख लें। अब फोर्स लिख लेना है। उसके बाद टाइम इंटरवल 0.25 है। चेंज मोमेंटम किसकी होती है, इम्पल्स के। इम्पल्स की स्केल होता है एफ डेल्टा टी। उसके अंदर वैल्यू पुट करें 60 न्यूटन सेकंड, और ये देखिए आंसर क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो चेंज मोमेंटम की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन है, सेम टू सेम, ठीक है बेटे। ये न्यूमेरिकल भी हो गया। 8 वाला न्यूमेरिकल देखिए, एक एरोप्लेन है मूविंग ओरिजेंटल मूव कर रहा है, उसकी जो ओरिजेंटल वेलोसिटी है उसको वी आई एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि तकरीबन सेम रहेगी, वी एक्स रहेगी। 200 मीटर पर सेकंड है। एट हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर। ये देखिए ये वर्टिकल हाइट। ड्रॉप अ बॉम्ब, एक बॉम्ब ड्रॉप करता है टारगेट। फाइंड ओरिजेंटल डिस्टेंस, ये ओरिजेंटल डिस्टेंस एक्स फाइंड करना है। फ्रॉम द टारगेट शुड बी द बॉम्ब बाय रिलीज। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इसमें वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाला था, ओरिजेंटल डिस्टेंस भी। ओरिजेंटल डिस्टेंस क्या होता है, वी एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी। हमें टी चाहिए, तो टी लेने के लिए हमने क्या किया, पहले वर्टिकल डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, y इज इक्वल टू हाफ जी टी। इसके लिए बेटे जाके नोट कर लेना आप, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी निकाला, टी की वैल्यू आ गई 40.4 सेकंड। और इसके बाद एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई टी। इसके अंदर वैल्यू पुट की 8080 मीटर आ गया, इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बेटे 8वां भी हो गया मुकम्मल। 9वां न्यूमेरिकल देखिए बेटे, लिखा हुआ है कि वाई डज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज किया, कहाँ से कहाँ तक। थीटा पहले एंगल था, बाद में उसे क्या कर दिया, थीटा डैश, जो कि 90 में से वो थीटा माइनस हो रहा है। आल्सो ये बताएं कि कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेशो आर ओवर आर डैश, जो आर डैश जो है ना वो चेंज एंगल की वजह से, ये जो है ना ये 1 आनी चाहिए। अब फर्स्ट एंगल क्या हुआ मेरे पास बेटे, ध्यान से देखें, थीटा। सेकंड एंगल क्या हुआ, 90 में से थीटा माइनस करेंगे जिससे थीटा डैश का है। रेंज का फार्मूला ये है, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दें। और रेंज का वो वाला फार्मूला जो साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की इक्वल जी। और यूजिंग आर डैश चूँकि ये एंगल चेंज में आएगी, इसे सॉल्व कर लें। ये देखें ना, थीटा डैश पुट करेंगे तो 90 माइनस थीटा। यहाँ पे मैथ वाले स्टूडेंट को तो बड़ी समझ आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये सॉल्व किया होगा अभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन कॉस 90 डिग्री माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर यही आएगा। अब रेंज ये भी सेम है, ये भी सेम है, जब डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाएगा इजीली, ठीक है बेटा। ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि अ ट्रॉली ऑफ मैस 1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद द सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट। एक रेस्ट पे पड़ी हुई है लेकिन मैथ दोनों का सेम है। आफ्टर कोलाइजन द फर्स्ट ट्रॉली कम टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाती है, जबकि वेयर द सेकंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड।
जबकि दूसरी जो है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देती है सेम डायरेक्शन में। अब शो दैट इट इज़ एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ये प्रूव करना है कि वो इलास्टिक कोलिजन में है कि नहीं। अब इसमें क्या है कि बिफोर द कोलिजन मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। वो चेक कर लेते हैं। अब ये डेटा सारा बेटे यहाँ से नोट कर ले, क्योंकि ये ऊपर न्यूमेरिकल के अंदर लिखा भी हुआ है। जस्ट आपने मोमेंटम बिफोर द कोलिजन देखे, पहले निकाला वो कितना आ गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरा भी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया। इसका मतलब दोनों क्या आए, सेम आए, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रह गया। काइनेटिक एनर्जी देखिए ये 0.5 जूल है। नेक्स्ट केस में देखते हैं, ये देखें इस केस में भी 0.5 जूल है। ठीक है, ये आप नोट कर लें, यहाँ पे स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा। दोनों में काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, इसलिए ये इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। फिर उसने कहा जी दूसरी जो है ना, ये भी प्रूव करें कि अगर वो आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, वो अगर एक ट्राली दूसरी ट्राली के साथ मैच होकर चलती है और इस वेलोसिटी से मूव करती है तो फिर वो इन इलास्टिक बन जाती है। तो इन इलास्टिक में क्या होगा बेटे, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। देखिए पहले 0.5 आई थी, अब जब उसको दोबारा किया तो ये देखिए कंबाइन मैस जो होता है ना, कैपिटल एम लिखा हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी एक ही होती है, क्योंकि वो लहदा सेपरेशन वेलोसिटी हुई नहीं है, वेलोसिटी सेपरेट हुई नहीं है, इसलिए ये वी एफ होगी। इनमें अंदर वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके 0.25 मीन, पहले 0.5 थी अब 0.25 मीन की एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, लॉस होगी। तो ये इलास्टिक है, सीधी सीधी सी बात। तो ये बेटा न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। 11 वाला देखें जी, या रेलवे वैगन है और मैस 4 × 10⁴ किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अनदर वैगन ऑफ मैस 2 × 10⁴ किलोग्राम। मतलब इसमें मैस चेंज है, ठीक है, इज़ एट रेस्ट, और लेकिन वो रेस्ट में है, जो दूसरी वैगन है वो रेस्ट में है। दिस स्टिक टुगेदर, ये स्टिक टुगेदर हो जाते हैं एंड मूव ऑफ टुगेदर, और दोनों ही मूव करते हैं टुगेदर। फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी फाइंड करें। अब कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, वही वी एफ या वी, आप ये देखो v1 डैश v2 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, v डैश। मीन कॉमन वेलोसिटी का मतलब है एक वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, m1 v1 बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन में मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 + m2, ठीक है, क्योंकि ये कंबाइन मैस हो जाएगा, दोनों का स्टिक टुगेदर हुई है ना, दोनों मिल गई है, तो v कॉमन आ जाएगी। v1 प्राइम v2 प्राइम किसकी इक्वल है, v प्राइम की इक्वल। तो यहाँ पे v प्राइम, यहाँ पे v प्राइम, तो v प्राइम कॉमन आ गई, तो पीछे क्या आ जाएगा, m1 + m2, ये वाला डिवाइड कर दे, इसके अंदर वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटे लास्ट न्यूमेरिकल है 12 वाला। अ कार मैस 575 किलोग्राम मूविंग एट 15 मीटर पर सेकंड स्मैशेस टू द कार रेयर एंड ऑफ कार विद मैस 1575 किलोग्राम मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन। इसमें बताना क्या है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है ऑफ द रैट कार लॉक टुगेदर, ठीक है। उसके बाद हाउ मच किनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, कितनी किनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, ये सारा डेटा बेटे आपने यहाँ से ऊपर से देख के लिख लेना है, क्लियर है। और उसके बाद कॉमन वेलोसिटी वी एफ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वो स्टिक टुगेदर हुई है, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी कितनी लॉस हुई है, सेम टू सेम पीछे वाला न्यूमेरिकल है, ज़रा भी चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। इधर क्या हो जाएगा, वी एफ आ जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, वी एफ फाइनल हो जाएगी। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, डेफिनेटली लॉस होती है बाद में, जब टकराने के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाली, ये देखिए सारी वैल्यू इसके अंदर ऊपर मैसेज भी किए हुए, वो सारी वैल्यू पुट करें, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है बेटे। अब इसके अंदर लॉस है कर लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन आपकी स्लाइडें मुकम्मल हो गई हैं, आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल, आपका जो टॉपिक है रॉकेट प्रपल्शन वो भी मुकम्मल है। अब बेटे इसके अंदर आपने करना क्या है, जस्ट आपने ढूंढना है कि कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ लगी। प्लीज़ ये टाइम वेस्ट नहीं करना काइंडली, इसमें सारी चीज़ें बेटे गिवन भी हैं, लिखी भी हुई हैं, और थोड़ी थोड़ी करके उसको मैंने प्रॉपरली गाइड भी कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पूरी जो है वो इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगी ये दोनों टॉपिक समझने में। बाकी इंशाल्लाह हम क्लास में इससे आगे मूव करेंगे। कोई भी सवाल हो बेटे आप मंडे वाले दिन जाके अपने टीचर से कर सकते हैं। और आपको लास्ट पे एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इस वीडियो को जल्दी सुनना चाहते हैं तो तकरीबन 1.5 की स्पीड से आप कवर करें, इंशाल्लाह ये तकरीबन आपका टाइम रिड्यूस करेगी। तो आधा घंटा तकरीबन आप एक लेक्चर को देते ही हैं क्लास के अंदर भी, तो 30-35 मिनट बेटे आपने ये 2 टॉपिक समझे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी चीज़ मिस हुई हो वो बेटे अपने रेलेवेंट टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।